आइसो कहते हैं सेम, सेम को कहते हैं। यहाँ पे जो वर्ड आइसो है इट्स मीन सेम, सेम। और मॉर्फ यहाँ पे कहते हैं शेप को, शेप। तो अगर दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन सॉलिड सेम शेप में एग्जिस्ट करें, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, यानी दो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं, दो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, और अगर वो सेम शेप में पाए जाएं, सेम शेप में, दो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, अगर वो सेम शेप में पाए जाएं, तो इसको हम नाम देते हैं आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म का नाम देते हैं। तो ये आपने मुझे याद रखना है, two of the crystalline solids if exist in same shape is called isomorph, and phenomena is known as isomorphism। इसका मतलब है, तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि two crystalline substances exist, crystalline substances exist in same shape में एग्जिस्ट करें। अगर दो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस सेम शेप में, देखें आइसोमॉर्फ, सेम शेप में एग्जिस्ट करें, तो इसका हम नाम देते हैं आइसोमॉर्फ का, कॉल्ड आइसोमॉर्फ। इसको हम नाम देते हैं आइसोमॉर्फ का, आइसोमॉर्फ का नाम देते हैं। और फिनोमिना आइसोमॉर्फिज्म, फिनोमिना आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर हो गया? तो दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस अगर सेम शेप में पाए जाएं, इसको हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। चलिए अब आगे मूव करता हूं, इसकी एग्जांपल भी आपको कोट करता हूं, लेकिन एग्जांपल कोट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बच्चे, सब्सटेंसेस डिफरेंट है, सब्सटेंसेस डिफरेंट है। लेट्स सपोज, अगर हम सपोज कर लें दो सब्सटेंसेस हैं, एग्जांपल जरा देखिए प्लीज, एग्जांपल देखें कि लेट्स सपोज ये एग्जांपल प्लीज, इस एग्जांपल में देखें कि लेट्स सपोज दो सब्सटेंसेस आपके पास, एक है सोडियम नाइट्रेट और दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट। लेट्स सी, सोडियम नाइट्रेट और दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट। ये दो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं, दो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं। अब देखें एक में नाइट्रेट तो नाइट्रेट सेम है, दोनों में नाइट्रेट सेम है, लेकिन एक में सोडियम आयन है, दूसरे में पोटेशियम आयन है। तो ये दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, एक सोडियम नाइट्रेट है, दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट है, लेकिन इनकी शेप सेम होती है, इनकी शेप सेम होती है, रोम्बोहेड्रल। इनकी शेप क्या होगी? रोम्बोहेड्रल शेप। ठीक है, अब देखें कि सब्सटेंसेस डिफरेंट हैं, शेप सेम है, आइसोमॉर्फ हो गए ये दोनों एक दूसरे के, और फिनोमिना क्या कहलाएगा? आइसोमॉर्फिज्म। सब्सटेंसेस डिफरेंट है, शेप सेम है। अब इसकी वजह क्या है कि सब्सटेंसेस डिफरेंट है? इसकी वजह क्या है? इनकी केमिकल नेचर क्या है? दोनों केमिकली डिफरेंट है, लेकिन इनमें एटम की रेशो देखें, एटम की रेशो। लेट्स सपोज यहां पे सोडियम का एक एटम है, सोडियम का एक एटम, नाइट्रोजन में कितने एटम है? एक एटम है, और ऑक्सीजन में कितने एटम है? 3। आपने एटॉमिक रेशो देखी है सोडियम नाइट्रेट की? सोडियम का एक एटम है, नाइट्रोजन का एक एटम है, और ऑक्सीजन के 3 एटम है। इसी तरह पोटेशियम नाइट्रेट में देखें, पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम का एक एटम है, नाइट्रोजन का भी एक एटम है, और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3। तो इनकी शेप सेम होने की वजह इनका एटॉमिक रेशो सेम है। देखें इसमें भी रेशो क्या है एटम की? 1 1 3। इसमें भी एटॉमिक रेशो क्या है? 1 1 3। दैट्स व्हाई ये सेम शेप में पाए जाते हैं। केमिकली डिफरेंट है, केमिकली डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक रेशो सेम होने की वजह से
क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस डिफरेंट है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस डिफरेंट है। देखिए ना, एक सोडियम नाइट्रेट है, एक पोटेशियम नाइट्रेट है, इसकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, इसकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं क्योंकि सब्सटेंस ही डिफरेंट है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। तो याद रखना है आइसोमॉर्फिज्म में जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट होती हैं, दोनों डिफरेंट होती हैं, ये बात आपने जेब में रखनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं एग्जामिनर को बताऊंगा कि आइसोमॉर्फिज्म में आइसोमॉर्फ जो होते हैं, आइसोमॉर्फ यानी आइसोमॉर्फ एक दो, ये दोनों आइसोमॉर्फ हैं, आइसोमॉर्फ हैव डिफरेंट, क्या डिफरेंट रखते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। ये याद रखना है आपने याद रखना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है, लेकिन इनकी शेप भी सेम होती है बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक रेशो, इनमें एटम की रेशो सेम होती है। तो आपने बताना है आइसोमॉर्फ हैव सेम एटॉमिक रेशो, इनमें एटॉमिक रेशो सेम होती है, दैट्स व्हाई इनकी शक्ल सेम होती है, आइसोमॉर्फ स्ट्रक्चर सेम होती है, शेप सेम होती है। ये था आपका आइसोमॉर्फिज्म। अब अगला हम पढ़ते हैं दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके भी मिलेगा। पॉलीमॉर्फिज्म, चलिए पॉलीमॉर्फिज्म डिफाइन करने से पहले वर्ड को देखते हैं, वर्ड का मीनिंग क्या है। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, अलग से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे पॉली, पॉली का यहाँ पे क्या मतलब होता है, पॉली कहते हैं टू मेनी, बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे दो ही, हम एक ही देखेंगे, एक क्रिस्टल सब्सटेंस दो शेप में बनेगा, यानी मॉर्फिज्म आपको भी बताया था, शेप को कहते हैं, शेप को। तो अब ये क्या हुआ, यानी अब एक से ज्यादा शक्लें बनेंगी, शक्लें एक से ज्यादा बनेंगी, शक्लें एक से ज्यादा, यानी शेप एक से ज्यादा, यानी सब्सटेंस एक ही होगा, सब्सटेंस एक ही होगा, देखें सब्सटेंस एक ही होगा, सॉलिड एक ही होगा, लेकिन उसकी शेप दो, शेप दो डिफरेंट होगी शेप्स, यानी वो दो शेप में एग्जिस्ट करेगा। जैसे लेट्स सपोज इसका मतलब है, पहले पॉलीमॉर्फिज्म को हम डिफाइन कर लेते हैं। इफ अ सेम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, सेम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एग्जिस्ट करे इन मोर देन वन फॉर्म, एक से ज्यादा शक्लों में एग्जिस्ट करे, उसका हम नाम देते हैं पॉलीमॉर्फ। पॉलीमॉर्फ और फिनोमेना कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो आपने बताना है, इफ डेफिनेशन बता रहा हूं, मीन एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस exist in more than one shape, एक से ज्यादा शेप में एग्जिस्ट करे, एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, एक more than one form, तो उसको हम कहते हैं known as polymorph, उसको हम नाम देंगे polymorph का, polymorph यानी एक दूसरे का polymorph है, और phenomena is known as polymorphism। अब इसकी हम सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में लेट्स सपोज ये देखें एग्जांपल अगर आप देखें सिल्वर नाइट्रेट, ये एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है सिल्वर नाइट्रेट। अब इसकी दो फॉर्म होगी, एक है रोम्बोहेड्रल और दूसरा है ऑर्थोरोम्बिक। ये देखिए सब्सटेंस सेम है लेकिन इसकी शेप दो होगी, एक होगी, ये शेप क्या है ये हम आगे क्लासिफिकेशन में देखेंगे, एक होगी रोम्बोहेड्रल और सेकंड शेप होगी ऑर्थोरोम्बिक। तो आप देखें इसकी दो शेप है, एक रोम्बोहेड्रल और दूसरा ऑर्थोरोम्बिक। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एक है लेकिन शेप दो है, जस्ट एटम रीअरेंज होते हैं, एटम अपनी रीअरेंजमेंट करते हैं, एटम जैसे ही अपने आप को रीअरेंज करते हैं तो वो शेप भी चेंज कर देता है, शेप भी चेंज कर देता है।
शेप भी चेंज कर देता है। अच्छा बच्चों आपको इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इनकी यानी आइसोमॉर्फिज्म की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे देखें सब्सटेंस एक ही है, सॉलिड एक ही है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही तरह की होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। कैसे? फिजिकल प्रॉपर्टीज शेप डिफरेंट होने की वजह से होती है। ये देखिए यहाँ पे शेप डिफरेंट है, एक शेप रोम्बोहेड्रल है और दूसरी शेप आर्थोरोम्बिक है। मे बी क्वाइट पॉसिबल और रोम्बोहेड्रल में बॉन्ड स्ट्रांग होंगे, एटम्स वीक हो सकते हैं, आर्थोरोम्बिक में बॉन्ड वीक होंगे और दूर होंगे, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा। इसका मतलब है दोनों की शेप डिफरेंट है, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होगी तो मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, ये दोनों शेप की डिफरेंट होंगी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी जो पॉलीमॉर्फिज्म सब्सटेंस होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि सब्सटेंस एक ही है, एक ही तरह के रिएक्शन होंगे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं शेप पे, शेप डिफरेंट है। तो आपने एग्जामिनर को नेक्स्ट पॉइंट बताना है, नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या बताना है कि दे हैव यानी पॉलीमॉर्फ, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी जो आपने बताई। आगे मूव करते हैं, इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट की भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, एक एग्जांपल काफी है। कैल्शियम कार्बोनेट की देखें आप, रोम्बोहेड्रल, ट्राइगोनल और आर्थोरोम्बिक यूज करता है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखें आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको जो पढ़ाने लगा दैट इज एलोट्रोपी। एलोट्रोपी और आइसोमॉर्फिज्म में, पॉलीमॉर्फिज्म में आपको मैं फर्क बताता हूं, दोनों ऐसे लगता है कि सेम है लेकिन दोनों में फर्क है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको पढ़ाने लगा दैट इज एलोट्रोपी। एलोट्रोपी आप सबको पता होगा, एलोट्रोपी हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की तरह ही, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म से तो चीजें पूछिए। इसमें तो सब्सटेंस ही एक है, इसमें तो सॉलिड ही एक है, इसमें तो सॉलिड ही एक है, लेकिन आप देख सकते हैं सॉलिड एक है, इसमें एटॉमिक रेशियो करने की जरूरत नहीं, इसके साथ कंपेयर करेंगे 1 1 3, लेकिन सॉलिड एक ही है इसमें, ठीक है। तो एलोट्रोपी क्या होता है? एलोट्रोपी और पॉलीमॉर्फिज्म में सिर्फ फर्क एक ही है, वो भी एक से ज्यादा शक्लों में पाया जाएगा, लेकिन जहां पे हम स्टडी करते हैं कंपाउंड, पॉलीमॉर्फिज्म हम स्टडी करते हैं कंपाउंड के लिए, ये कंपाउंड के लिए, जैसे सिल्वर नाइट्रेट एक पूरा कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, आयन। जी बच्चे एटम की अरेंजमेंट की वजह यह है उनके पास थर्मल एनर्जी होती है, हर आयन के पास, हर मॉलिक्यूल के पास, हर एटम के पास थर्मल एनर्जी होती है, और अगर जरा सा भी बॉन्ड वीक हो जाए वो अपने आप को रीअरेंज कर देता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से
यानी वो टेम्परेचर जिसमें दो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस कोएग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंट उसे एलोट्रोप्स कहते हैं, एलोट्रोप्स। तो इसका मतलब है if an element exists in more than one form, एलिमेंट की बात कर रहा हूं, वो एलोट्रोप्स होते हैं और फिनोमेना को हम एलोट्रोपी कहते हैं, एलोट्रोपी। तो दोनों में, तो फर्स्ट वी राइट डेफिनेशन, if an element exists in more than one form, they are allotropes। ये allotropes होते हैं और फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, एलोट्रोपी। ये allotropes है और फिनोमेना इज नोन एज एलोट्रोपी। फिनोमेना को हम कहते हैं एलोट्रोपी। अब इसकी एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं, लेट्स सपोज एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल अगर मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल बताता हूं और यहां पे हमारी ट्रांजिशन टेंपरेचर की भी डेफिनेशन क्लियर हो गई, ट्रांजिशन टेंपरेचर। अब जैसे लेट्स सपोज आपके सामने एग्जांपल है, लेट्स सपोज सल्फर, एलिमेंट है सल्फर, S8 सल्फर, एलिमेंट सल्फर, इसमें 8 एटम है लेकिन एलिमेंट तो एक ही है ना, सल्फर है, एटम्स 8 हैं लेकिन सल्फर है। अब इसमें देखें, इसमें ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक इसमें एग्जिस्ट करेगा रोम्बिक और दूसरा ये एग्जिस्ट करेगा मोनोक्लिनिक। दो क्रिस्टलाइन फॉर्म सब्सटेंस में एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट दो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में एग्जिस्ट करता है। और वो टेंपरेचर, अब इसमें सारी बात है, हमें थोड़ा सा टेंपरेचर चेंज करना पड़ेगा। वो टेंपरेचर जिसमें दो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, एलिमेंट की दो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, एलिमेंट या कंपाउंड, दो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस कोएग्जिस्ट करें, एक साथ इक्विलिब्रियम। जैसे लेट्स सपोज रोम्बिक से मोनोक्लिनिक, अगर दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करेंगे, वो टेंपरेचर कौन सा है देखते हैं। यानी दोनों क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एक साथ कोएग्जिस्ट करें, वो टेंपरेचर आपके सामने है 95.5 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेंपरेचर है 95.5 सल्फर का जिसमें दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म कोएग्जिस्ट करती है इक्विलिब्रियम में। यानी अगर आप इस टेंपरेचर पे आएंगे, दोनों शक्लें आपको कोएग्जिस्ट करती हुई मिलेंगी, एक साथ मिलेंगी। अगर आप इसे कम टेंपरेचर कर देंगे रोम्बिक, अगर इसे ज्यादा टेंपरेचर कर देंगे तो मोनोक्लिनिक। तो याद रखना, ऐसा टेंपरेचर जिसमें दो क्रिस्टलाइन फॉर्म एक साथ कोएग्जिस्ट करें, एक साथ कोएग्जिस्ट
coexist in equilibrium with each other. That is called transition temperature. Transition temperature कहते हैं. ये देखिए. तो the temperature at which two crystalline substances coexist with each other, उसको हम नाम देते हैं at equilibrium. उसको हम नाम देते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर का. चलिए एक एग्जांपल आप ये दे सकते हैं. पोटेशियम नाइट्रेट क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट जैसे लेट्स सपोज पोटेशियम नाइट्रेट ये एक कंपाउंड है. ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आप देखेंगे. एक इसकी होती है रोम्बोहेड्रल और दूसरी इसकी होती है ऑर्थोरोम्बिक. और वो कौन सा टेम्परेचर है जो इन दोनों का आपस में इक्विलिब्रियम पे कोएग्जिस्ट करता है? दैट इज 123 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर पे ये दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं. ये आपका बचा था एलोट्रोपी. और अभी तक मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया. अगर यहाँ तक एक बचेगा तो जी बच्चे ये पोटेशियम नाइट्रेट है बच्चे. ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट. बच्चे शक्ल तो आपको नजर आ रही है रोम्बोहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक है. दूसरी बात ये है कि इनकी रीअरेंजमेंट मैंने आपको पहले बताया था. पोटेशियम नाइट्रेट में आयन जो होते हैं वो हीट करने पर अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं. बच्चों पोजीशन चेंज होगी. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं. जस्ट आयंस अपने आप को रिप्लेस यानी रीअरेंज करते हैं, अपनी पोजीशन को मूव करते हैं. बॉन्ड वीक हो जाते हैं, हीट करने से बॉन्ड वीक हो जाते हैं और आयंस अपनी पोजीशन से मूव कर लेते हैं. यानी उनकी रीअरेंजमेंट चेंज हो जाती है और स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है. बस यही है और कुछ नहीं. यानी कुछ पार्टिकल्स चेंज कर लेंगे, कुछ पार्टिकल्स नहीं चेंज करेंगे. जो नहीं करेंगे पार्टिकल्स वो रोम्बोहेड्रल में, जो अपनी रीअरेंजमेंट चेंज कर लेंगे वो आ जाएंगे ऑर्थोरोम्बिक. दैट्स सिंपल. ठीक है जी. 128 you will do 128. okay 123. ओके नेक्स्ट आगे मैंने आपको जो पढ़ाने लगा वो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और वो ध्यान से देखना. कल हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड. 3 शॉर्ट क्वेश्चन वो कौन से हैं ध्यान से देखना और सिर्फ आपने वो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे याद करने हैं. नंबर 1 इज क्रिस्टल लैटिस. ये आपने क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन का ध्यान से देखते हैं. क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? फिर यूनिट सेल और क्रिस्टलोग्राफी करेंगे. ये 3 डेफिनेशंस मैंने आपको अभी करवाई हैं. नंबर 1 क्रिस्टल लैटिस. अब ये क्रिस्टल लैटिस क्या है जरा ध्यान से देखिएगा. देखिए मैंने आपको बताया था कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स मीन एटम, आयन और मॉलिक्यूल, वो बड़े रेगुलरली ऑर्डरली अरेंज होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में. मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आपको ये देखें ये कॉर्नर्स मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किए थे. ये कॉर्नर्स अगर मैं अगेन आपको रिप्रेजेंट करूं, ये आप देख रहे हैं ये कॉर्नर्स हैं. कॉर्नर्स पार्टिकल्स इन पॉइंट्स में, ये कॉर्नर्स में या इन कॉर्नर्स में अरेंज होंगे तो इनको हम कहते हैं कॉर्नर्स. ये तो हो गए कॉर्नर्स. ओके यहां पे एजेस होते हैं. ये मैंने आपको याद है, मैंने आपको बताया था यहां पे एजेस होते हैं. एजेस तो पार्टिकल्स यहां पे भी अरेंज हो सकते हैं इन एजेस पे. या फिर पार्टिकल्स कहां पे अरेंज होते हैं? ये फेसेस यहां पे इन फेसेस पे अरेंज होते हैं. ये देखिए इन फेसेस पे अरेंज होते हैं. तो पार्टिकल्स बड़े रेगुलरली होते हैं, या कॉर्नर्स पे होते हैं या एजेस पे होते हैं या फेसेस पे होते हैं. ये बड़े रेगुलरली अरेंज होते हैं. ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो मैंने आपके सामने पॉइंट्स बनाए हैं, कॉर्नर्स, एजेस और फेसेस, जहां पे आकर पार्टिकल्स अरेंज हुए होते हैं. ये जो पार्टिकल्स है पूरे क्रिस्टल लैटिस में जहां पे पार्टिकल्स अरेंज हुए होते हैं,
हम नाम देते हैं क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस का नाम देते हैं। चलिए इसको पहले एक बॉक्स यूनिट सेल बनाते हैं क्यूबिक का, इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, ये आपस में कनेक्ट करते हैं। इसी तरह आप नीचे भी इनके पॉइंट्स बना सकते हैं। लेट्स सपोज ये आपने पॉइंट्स बना दिए, ठीक है, ये आपने पॉइंट बना, यहाँ पे भी कॉर्नर एजेस और फेस आपको मिलेगा, इनको भी आपस में कनेक्ट कर दें। ये देखिए पार्टिकल्स आपको बड़े रेगुलरली और ऑर्डरली नजर आएंगे इन पॉइंट्स में। ये जो अरे ऑफ पॉइंट्स है, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स नहीं है जहां पे पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, ये जो पूरा अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एटम और मॉलिक्यूल को, जहां पे एटम, आयन और मॉलिक्यूल डिफरेंट साइड्स में आके रेंज हुए होते हैं, अरेंज हुए होते हैं, ये बनाते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या बनाते हैं ये? क्रिस्टल लैटिस। यानी क्रिस्टल लैटिस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अरे ऑफ पॉइंट्स, यानी कि डिफरेंट जो पॉइंट्स आपको नजर आते हैं, इन पॉइंट्स में डिफरेंट साइड्स पे एटम, आयन और मॉलिक्यूल अरेंज हुए होते हैं, ये बनाते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस इसको डिफाइन कैसे करें? अरे ऑफ पॉइंट्स, array of points representing atom, ये पॉइंट्स एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, आयन को, अगर कोवलेंट सॉलिड है एटम्स, अगर आयनिक क्रिस्टल तो आयंस, और मॉलिक्यूल अगर मोलेकुलर सॉलिड है तो फिर हम कहेंगे मोलेकुलर सॉलिड है तो फिर हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स। ये जो आपके सामने अरे ऑफ पॉइंट्स है, पॉइंट्स की जो अरेंजमेंट है, जो एटम, आयन और मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, अरेंज्ड एट डिफरेंट साइड्स पे अरेंज होते हैं, एजेस पे, कॉर्नर्स पे या फेसेस पे, एट डिफरेंट साइड्स डिफरेंट जगहों पे, इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, उसको हम नाम देते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का नाम देते हैं, क्रिस्टल लैटिस का नाम देते हैं। ये एक डेफिनेशन आपने याद रखनी है, आपकी जो नीले कलर की डेफिनेशन लिखी है हमें इसे याद रखनी है। इससे नीचे आगे हम यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं। ये जो आपके सामने क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाया है, यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल की डेफिनेशन है जो मैंने क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाया है, ये यूनिट सेल है। मैं आपको एक यूनिट सेल की एग्जांपल देता हूं। आप जहां पे बैठे हुए हैं घरों में, आप मुझे बता सकते हैं आपके घरों में जिस किससे बनी है बिल्डिंग, आपके घरों में या हाउस जो आपके सामने बिल्ड हुआ हुआ है, वो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? कोई बच्चा बता सकता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट? जी बच्चे, ईंट। आपको पता है वो एक, इसका मतलब है पूरी बिल्डिंग का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एक ब्रिक है, ब्रिक, और उस तरह की सारी ब्रिक्स इकट्ठी होके वो एक बिल्डिंग बना देती है। अच्छा, जो एक ब्रिक है ना, एक जो ब्रिक है उसमें तमाम प्रॉपर्टीज पाई जाएगी जो पूरी बिल्डिंग्स में ईंटों में होती है। यानी आप एक ईंट पढ़ें, आप एक ईंट को होल्ड करें, उसमें आप देखें उसकी लेंथ देख लें, उसका डायमीटर देख लें, उनके एंगल देख लें, जो एक ईंट में कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वही सारे क्रिस्टल लैटिस में, वही आपकी पूरी बिल्डिंग में होंगे। तो इसका मतलब है अगर आपको पूरे क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन करना है तो आप एक ईंट को डिफाइन करें, आप एक ईंट की लेंथ देख लें, आप एक ईंट की डायमीटर देख लें, आप एक ईंट में एंगल्स, लेंथ, डायमीटर देख लें, वही हर ईंटों में होंगे, वही पूरी क्रिस्टल लैटिस में होंगे। इसी तरह सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है क्रिस्टल लैटिस का, जो जी सॉरी जी बच्चे, वो ये प्रॉब्लम है कि जब आपकी तरफ से कोई नेटवर्क इशू हो ना, नेट स्लो होते, 3G होते, तो वो LTE नेटवर्क ना आ रहा हो तो वो फिर थोड़ी वीडियो स्टक हो जाती है। चलिए बाद में आपको बता रहा हूँ जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है पूरे क्रिस्टल लैटिस का, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और उसमें वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे जो एक क्रिस्टल लैटिस के होते हैं, एंगल्स, लेंथ, ये सारी चीजें सेम होंगी पूरे क्रिस्टल लैटिस में, एक यूनिट सेल में। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है क्रिस्टल लैटिस का, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है having all the characteristics of crystal lattice, इसमें तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे पूरे क्रिस्टल लैटिस के, उसका हम नाम देते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल किसे कहते हैं? the smallest जी, the smallest unit of a
क्रिस्टलोग्राफिक, बस यार अटेंडेंस भी लगानी है, आपने अभी जाना नहीं है, अटेंडेंस भी लगानी है, तो वेट करिएगा। ये सुन लें क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, बस खत्म कर रहा हूं। ये क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर मैं आपको यहां पे लेके आऊं, उसके तीन एक्सिस देखें आप, एक एक्स ये आपको एक्सिस नजर आ रहा है, एक एक्सिस आपको ये नजर आ रहा है, एक एक्सिस आपको ये नजर आ रहा है, ये तीन एक्सिस नजर आ रहे हैं। अगर मैं इसको यहां पे बनाऊं आपको समझाने के लिए, ये तीन एक्सिस को लेट्स सपोज ये तीन एक्सिस आप देख लें, ये तीन एक्सिस आप देख लें, ये तीन एक्सिस हैं, तो इन तीनों एक्सिस को आपस में कनेक्ट कर दें, ये तीनों एक्सिस को, ये आपके सामने लेट्स सपोज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन एक्सिस। अच्छा लेट्स सपोज इसकी लेंथ यहां से लेकर इसकी लेंथ a है, यहां से लेकर इसकी लेंथ b है और यहां से लेकर इसकी लेंथ c है, तो यूनिट लेंथ यानी एक यूनिट सेल की जो लेंथ है, तीन आपने यूनिट लेंथ निकाली है, कौन कौन सी यूनिट लेंथ है, यानी यूनिट सेल की यूनिट लेंथ आपने तीन देखी है, a b और c, ये तीन आपने यूनिट लेंथ देखी, तीन आपने ये यूनिट लेंथ है a b एंड c, और इनके दरमियान एंगल, इनके दरमियान एंगल ये देखिए अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, ये तीन एंगल्स हैं, यानी तीन यूनिट लेंथ a b c और तीन एंगल्स इनके दरमियान, इनके दरमियान जहां से इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी को काट रहे हैं अल्फा बीटा एंड गामा, तो इनके यूनिट बॉन्ड एंगल यानी एक यूनिट सेल के यूनिट बॉन्ड एंगल, यूनिट बॉन्ड एंगल्स वो भी तीन है, कौन कौन से देखिए जरा, अल्फा बीटा एंड गामा, ये जो तीन आप 6 पैरामीटर देखते हैं, यूनिट लेंथ तीन है a b c और बॉन्ड एंगल्स अल्फा बीटा गामा, ये पूरे जो 6 पैरामीटर्स हैं इनको हम नाम देते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, 6 एलिमेंट्स कौन कौन से ऑफ अ यूनिट सेल के जो 6 एलिमेंट्स होते हैं कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। बच्चे आज का लेक्चर आपके लिए इतना था, ये तीन डेफिनेशंस हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो मुझसे प्लीज। ये यूनिट सेल लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है,